नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की लिखी उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य किताब का जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वराश्रम जी महाराज ने विमोचन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस किताब के जरिए अपने राजनीतिक करियर से जुड़े अनुभव और कांग्रेस की विचारधारा के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के गठन को दर्शाया है। विमोचन से पहले ही इस पुस्तक से कई विवाद भी जुड़ गए। पुस्तक के विमोचन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पुस्तक के पब्लिशर्स और पुस्तक को जनता के बीच लाने तक साथ रही टीम का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने अपनी पुस्तक के कुछ पन्नों पर आलोचना करने वाले लोगों को भी धन्यवाद किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की लिखी पुस्तक पर तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत और उनकी किताब पर कहा है कि हरीश रावत एक सच्चे व्यक्ति हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एक मीटिंग में हरीश रावत यह कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने केवल पार्टी बचाने के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का साथ दिया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने एक रैली के दौरान ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन मेरी लाश पर से होकर गुजरेगा, जिससे ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस कभी उत्तराखंड की हितैषी नहीं रही। हालांकि उन्हीं की सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में जो भी काम हुआ है उसके लिए उत्तराखंड हमेशा उनका ऋणी रहेगा। जबकि हरीश रावत का जनता कितना सम्मान करती है इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वह 2 बार विधानसभा चुनावों में 2-2 विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए हैं, जो साफ जाहिर करता है कि उत्तराखंड की जनता उनका कितना सम्मान करती है। पूरी कांग्रेस विरोधी थी। अरे असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है, ये नारे तो मैंने भी लगाए ना। मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन एनडी तिवारी दे रहे थे और नरसिंह राव केंद्र में बैठे थे, तो हमारे साथ मुजफ्फरनगर कांड हो गया, तो दोषी कौन था? ये तो नारा लगा ना। आज लोग भूल रहे, वो अलग बात है। आप लोग उन चीजों को नहीं उठाते, वो अलग बात है। लेकिन मैंने नारे लगाए, मेरे साथ के लाखों लोगों ने नारे लगाए कि असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है, और वो मौन कांग्रेस थी। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होता है? तटस्थ थी। ये तो अपनी पार्टी बचाने में लगे हुए थे, ये उत्तराखंड बनाने में थोड़ा लगे थे। ये तो पार्टी बचाने में लगे हुए लोग थे। और ठीक है, कालांतर में वो मुख्यमंत्री भी बने, यहाँ के आज हमारे बड़े नेता भी हैं, वो एक दूसरा पहलू हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के कभी पक्षधर लोग नहीं रहे। अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इस राज्य में तिवारी जी के 5 साल में जो अविस्मरणीय विकास कार्य हुए, उसके लिए पूरा प्रदेश उनका सम्मान करता है। और रावत जी ने जिस तरह राज्य को लूटने का काम किया, इन भावनाओं का रावत जी की भी लोगों ने सम्मान किया और उनको पहला मुख्यमंत्री ऐसा बनने का सौभाग्य दिया जो 2-2 विधानसभा सीट लड़े, चुनाव हार गए। फिर मुख्यमंत्री के इस बार उम्मीदवार थे पार्टी के, फिर चुनाव हार गए। तो मैं समझता हूँ रावत जी के ऊपर वो उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। उधर उत्तराखंड पुलिस का स्लोगन मित्रता सेवा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों से चमोली पुलिस मित्रता का व्यवहार कर सुरक्षा और सेवा दोनों मुहैया करा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए पर्यटन पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों के साथ खासकर बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों की सहायता, यात्रा रूट, पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ चमोली के पर्यटन पुलिस के कर्मी अतिथि देवो भव की धारणा को साकार कर रहे हैं और पुलिस अपने कार्य से पर्यटकों का दिल जीत रही है। फिर चाहे वह पर्यटकों को जनपद के यात्रा रूट एवं पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त कराना हो, बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों की सहायता कराना हो या दिव्यांग तीर्थ यात्रियों को मंदिर में दर्शन कराना हो, यह सभी जिम्मेदारी पर्यटन पुलिस बखूबी निभा रही है। उधर उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों में फिर मौसम का मिजाज बदलने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग का बारिश और बर्फबारी का अलर्ट सही साबित हुआ। चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ के आसपास की चोटियां, नर नारायण पर्वत, चरण पादुका क्षेत्र सहित हेमकुंड साहिब, चिनाब घाटी,
में भी हिमपात हो रहा है, जिसके चलते ठंड बढ़ गई है। हालांकि बावजूद इसके बद्रीनाथ धाम में 27 अप्रैल को कपाट खुलने से अब तक की अगर बात की जाए तो करीब 40,000 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। विपरीत मौसम होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। श्रद्धालु लगातार पूरे उत्साह के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं जोशीमठ सहित सीमांत नीति माणा घाटी में बारिश की फुहारों के साथ दिन की शुरुआत हुई। जोशीमठ में हो रही जोरदार बारिश से इलाके में ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। एक बार फिर सीमांत जोशीमठ क्षेत्र बादलों के आगोश में है और क्षेत्र में फिर से ठंड लौट आई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चमोली की ये तस्वीरें हैं जहां पर मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। लेकिन अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हमारे सहयोगी संदीप हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, इस वक्त किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है चमोली में? लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है चमोली के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, लगातार वहां बर्फबारी भी हो रही है। तो कहीं न कहीं कड़ाके की ठंड इस बार इस समय जो है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है, ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जो है धाम में भी जो है काफी ठंड बढ़ गई है। जी ठंड बढ़ गई है, लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो देखिए पूरे उत्तराखंड में किस तरीके से गर्मी से लोग बेहाल थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन अब ठंड शुरू हो गई है। इसके साथ ही बर्फबारी भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये संदीप की श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। बिल्कुल, विपरीत मौसम होने के बावजूद भी जो है श्रद्धालु हजारों की संख्या में प्रतिदिन भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बद्री धाम पहुंच रहे हैं। हालांकि जो मौसम विभाग ने 3 मई तक का जो येलो अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर, वो सही साबित हो रहा दिख रहा है, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हम बात करें औली, दुना साइड और बद्रीनाथ धाम के जो ये ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, लगातार यहाँ पे बर्फबारी भी हो रही है। तो कहीं न कहीं कड़ाके की ठंड इस वक्त धाम के साथ ही तमाम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पड़ रही है। जी कड़ाके की ठंड तो हो रही है, लेकिन इस दौरान श्रद्धालुओं को या फिर उत्तराखंड के लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एहतियात बरतने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि देखिए जैसे ही मौसम का मिजाज बदलता है तो इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही पड़ता है। संदीप जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर एसओपी भी जारी की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जो तीर्थ यात्री चारों धामों में आ रहे हैं उनसे अपील भी की है कि जब भी वे यात्रा पे निकल रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य रखें। जो प्रिकॉशनरी चीज जो ठंड को लेकर की जाती है वो पूरी मेजरमेंट अपने साथ रखें, क्योंकि विपरीत मौसम इस बार देखने को मिल रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी एसओपी तीर्थ यात्रियों के लिए जारी की है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन इस दौरान ये भी बताइए कि मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदला हुआ है, आने वाले कितने दिनों तक इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रह सकता है? क्या इस दौरान मौसम को लेकर भी कोई जानकारी हासिल हो पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि 3 मई तक का जो ये अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले स्थान है वहाँ मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। जो अभी तक देखें, जो उन्होंने येलो अलर्ट 3 मई तक का जारी किया था वो सही साबित हो रहा है। सुबह लगातार कल से ही बारिश हो रही है और कहीं न कहीं मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो सटीक साबित हो रही है। संदीप, ये भी बताइए, कई जगह पर ये भी खबरें मिल रही हैं कि ज्यादा बर्फबारी की वजह से मार्ग बाधित हो गया है, कई जगह यात्रा प्रभावित भी हो रही है। जी, बारिश होने की वजह से जहां बर्फबारी हो रही है वहां पे जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने तीर्थ यात्रियों को प्रिकॉशन लेने की बात की है। वो फिलहाल जो बारिश में ऊपर, जैसे केदारनाथ धाम की हम बात करें तो तीर्थ यात्री को बारिश के वक्त ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। जब बारिश कम होगी, बारिश हल्की होगी तो ही वहां से ऊपर जाने को कहा जा रहा है। तो जैसे बद्रीनाथ धाम की बात है, यहाँ पे तो लगातार विपरीत मौसम होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संदीप।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा के पूर्व सैनिकों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर अल्मोड़ा के गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। वहीं सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व सैनिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इसका खामियाजा केंद्र सरकार को आगामी लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री को अपने मांग पत्र को भेजा है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष सूबेदार आनंद सिंह बोरा ने कहा कि वह लंबे समय से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। वह चाहते हैं कि उनकी 16 सूत्रीय मांगों को सांसद अजय टम्टा लोकसभा के पटल पर रखें और उनकी समस्याओं का समाधान कराएं। इसके लिए वह सांसद के माध्यम से देश के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री को अपना मांग पत्र दोबारा भेज रहे हैं। हमने विगत दिन पहले जो 3 अप्रैल को यहाँ पर एक जुलूस के रूप में और जिलाधिकारी महोदया अल्मोड़ा के मार्फत भारत के राष्ट्रपति को अपना मांग पत्र सौंपा था। सांसद जो हमारे देश के सदन में बैठते हैं उनके मार्फत से हम पुनः माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं ताकि हमारे जो सांसद अजय टम्टा जी सदन में के पटल पर हमारी बात को रखें। टोटल 16 मांगे हैं हमारी। मांग कर रहे हैं कि ये समान योजना समान सभी के लिए लागू होना चाहिए जो उनके लिए एप्लीकेबल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले ये बताइए कि लगातार जो पूर्व सैनिक हैं वो विरोध कर रहे हैं, इस दौरान तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि 16 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर लगातार ये विरोध कर रहे हैं। जी रितु, जो मैं इन लोगों की मांगों को लेकर ही ये यहाँ पर आंदोलनरत हैं और यहाँ चौहान पाटा में गांधी पार्क में इन्होंने प्रदर्शन भी किया। और इस दौरान इन लोगों का यही कहना है कि जैसे 1 रैंक 1 पेंशन जो है उसकी जो विसंगतियां हैं उसके तहत इनको वेतन और पेंशन का वो नहीं दिया नहीं जा रहा है, तो उसको ठीक किया जाए। मेन मुख्य मांग खासकर ये लोग इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि वेतन विसंगति और जो इनको पेंशन है उसको 1 रैंक 1 पेंशन के अकॉर्डिंग ही किया जाए। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल। हमारी भाषा हमारी पछियाण गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर पहली बार पाबो के कोटली ग्राम सभा में साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सहित देश के नामी गिरामी गढ़वाली साहित्यकारों ने अपने हुनर से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम को लेकर आयोजक जगमोहन सिंह रावत ने कहा कि उनका मकसद है गढ़वाली कुमाऊनी को देश की 8वीं अनुसूची में शुमार करवाया जाए, जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से साहित्य के साथ पहल के माध्यम से लोगों को अपनी भाषा की ओर आकर्षित किया जाए, जिससे आज का युवा अपनी भाषा को अन्य जगह बोलने में हिचकिचाहट महसूस न कर सके। इस दौरान साहित्यकारों ने मंच में गढ़वाली संस्कृति और कविता वाचन के माध्यम से वहां पर मौजूद सभी का मन मोह लिया। इस दौरान कवि दीनदयाल बलूनी ने बताया कि आजकल का युवा निश्चित तौर पर अपनी भाषा गढ़वाली और कुमाऊनी की ओर आकर्षित हो रहा है और हम सभी का प्रयास है कि युवाओं को गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा की ओर आकर्षित किया जाए, जिससे विलुप्ति की कगार में पहुंच चुकी गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को संरक्षित किया जा सके। काम कर रहे हैं, नया काम किया है विद्या में गजल के सामने खड़ी करने के लिए। गजल काफी सुप्रसिद्ध यहाँ पे हमारे गढ़वाली में गजल जो है ये दुई मतलब गजल का शिरोमणि छीनी आदरणीय प्रयास पोखड़ा जी और आदरणीय दीनदयाल बंदूड़ी जी। और पजल नहीं भी दिया था तो यूं के सामने तो खड़ी करनी यूं के सामने हमल हिट है तभी मतलब जो है, और ये सामान भी देना चाहिए अपने सामने खड़ो करना चाहिए। तो यहाँ आज बांचन जब हुआ है बांचन जब हुआ तो ये 32 लाइन का फॉर्मेट है और 32 लाइन का छंदबद्ध काव्य तो फॉर्मेट है और उसमें 8-8 लाइन की 4 छंद हैं। और कल का वांचन किया कि 4 लाइन में ही एक ही छंद के अंदर 4 लाइन में ही। तो मैं वैसे तो गजल लिखता हूँ, लेकिन
जो पजल है उसको भी मैं डेली अपना ये जगमोहन जगमोहन जी की सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, मतलब उनको सुनता हूँ और पढ़ता भी हूँ, तो बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो विधा है ये बिल्कुल नई विधा है और इससे हमारे क्षेत्र के बच्चों को बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और वो इस चीज़ को समझेंगे कि भाई जो हमारे क्षेत्र में उन्होंने एक एक चीज़ को मतलब आदिकाल से लेके और अब वर्तमान तक उसको जोड़ा हुआ है और उसको जोड़ते हुए जब वो उसमें कार्य किया हुआ है तो वो बहुत ही मतलब आगे के लिए जो समाज के लिए भी और हमारे गढ़वाली भाषा के लिए बहुत कामयाब होगी और बहुत मतलब इसके लिए इस पे मैं तो समझता हूँ कि इस पे एक समय आएगा कि जब बच्चे इस पे PhD भी करेंगे और उस पे शोध भी करेंगे। बिल्कुल जुड़ पाएंगे और जहाँ तक मेरा अनुभव ही है और मैं सोचता हूँ स्पर्धात्मक और प्रतिद्वंदितात्मक वो जैसे गणित के सवाल जवाब हैं उस तरह से वो कर ले और ये सने सने बढ़ेगा, एकदम तो नहीं होगा पर धीरे धीरे ये अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। और एक समय आएगा जबकि पाठ्यक्रम में भी एक आध पाठ या लेसन जो है इन पजल का होगा। और अब बात रुड़की की करेंगे, जहां पर पत्रकार अनवर राणा को 10 करोड़ का नोटिस मिला है, जिसको लेकर पत्रकार अनवर राणा ने बताया कि उनके द्वारा खानपुर विधायक उमेश कुमार को लेकर तथ्यों के आधार पर खबरें प्रकाशित की गई हैं, जिसके बाद पत्रकार अनवर राणा को 5-5 करोड़ के 2 नोटिस भेजे गए हैं। अगर उन्हें मेरी खबरों से कोई नाराजगी थी तो नोटिस भेजने से पहले उन्हें एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी, चाहे वो खुद बात करते या किसी और के जरिए वो बात करते। वहीं मामले पर पूर्व खानपुर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी कुमारी देवयानी का कहना है कि निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए, चाहे वो हमारे खिलाफ हो या किसी और के। अगर कोई निष्पक्ष पत्रकारिता करता है तो क्या उसे नोटिस दिया जाएगा? और उधर अल्मोड़ा के द्वाराहाट के विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान में 1996 बैच के पूर्व छात्रों की एलुमनी मीट और बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 30 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया जो वर्तमान में देश और विदेश में रहकर अपनी सेवा दे रहे हैं। बैठक की शुरुआत संस्थान के निदेशक डॉक्टर कृष्णकांत समीर के स्वागत भाषण से शुरू हुई, जिन्होंने वर्षों से कॉलेज की उपलब्धियों और इसके विकास में पूर्व छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की। पूर्व छात्रों के स्वागत में संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य, संगीत और नाटक सहित विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में पहुंचे छात्रों ने कहा कि 27 वर्षों के बाद हम अपने उस संस्थान में पहुंचे हैं। आज हमारे संस्थान में BTKIT द्वाराहाट में पुराने छात्रों का एलुमनी एसोसिएशन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे सन 92 से 96 में जो पास आउट छात्र हैं उनका 29 छात्रों का एक बैच यहाँ पर देश विदेश से यहाँ पर आए हुए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य उनके विचार लेना, कॉलेज के संस्थान को कैसे आगे बढ़ाया जाए भविष्य में, उनसे और भी जो मदद हमारे प्लेसमेंट से रिलेटेड और जो भी संस्थान में जो आज कमियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इस बारे में हमारे जो स्टाफ है उनके साथ उनका वार्तालाप चल रहा है कि संस्थान को हम कैसे आगे ले जाएं। और उधर रामनगर में सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। युवक का शव पुलिस को सुबह सड़क किनारे मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अस्पताल पहुंचे युवक के परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को चोर पानी रोड पर युवक का शव सड़क किनारे पड़ा होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर युवक की शिनाख्त 27 वर्षीय अरविंद के रूप में की गई। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।